हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हृदय यानी कि हार्ट के बारे में आप इसमें देखेंगे इस वीडियो में कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे है, हार्ट आपका शरीर में आपके किस स्थान पर स्थित है एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन को आप इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है गाइस। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है आपके लिए। इस फिगर के माध्यम से आप हृदय के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो सबसे पहले हम हृदय के ऊपरी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके हृदय का स्ट्रक्चर एंड इसके ऊपरी पार्ट को हम क्या कहते हैं, एरोटा। एरोटा को हिंदी में कहेंगे महाधमनी। एंड इसके बाद है ये है आपका पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के बारे में हम आगे जानेंगे कि इसका क्या यूज़ है। और इसके बाद है आपका राइट एंड लेफ्ट आर्टरियम। राइट एंड लेफ्ट आर्टरियम के बारे में आपको पता है कि इसे हिंदी में कहते हैं दायां अलिंद एवं बायां अलिंद। तो आपका दाहिने साइड जो है उसे हम क्या कहेंगे, दायां अलिंद, और जो बाईं साइड है लेफ्ट साइड उसे हम क्या कहेंगे, बायां अलिंद। तो ये आपका है लेफ्ट अलिंद। और इसके नीचे वाले हिस्से को, जो ये नीचे सकरा हिस्सा है वो आपका क्या है, उसे आप देखिए, वो है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो ये आपका ये दोनों राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। तो इस प्रकार से लेफ्ट साइड में जो वेंट्रिकल है उसे क्या कहेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर बायां निलय। एंड राइट साइड में जो है उसे क्या कहेंगे, राइट वेंट्रिकल या फिर बायां निलय। तो ये तो रही आपकी बात दाहिने निलय बाएं निलय। एंड इसके बाद आपकी हो गई पल्मोनरी आर्टरी, एरोटा। एंड फिर इसके बाद पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी वेंस को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, पल्मोनरी वेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, फुफ्फुस सिरा। तो फुफ्फुस सिरा इसे कहा जाता है। इसके बाद आपका आता है एंट्री वेंट्रिकुलर वाल्व। एंट्री वेंट्रिकुलर वाल्व, और ये दोनों जगहों पर होता है। बाएं अलिंद से बाएं निलय में रक्त जाने के लिए एक वाल्व लगा होता है, और दाएं अलिंद से दाएं निलय में रक्त जाने के लिए एक वाल्व लगा होता है, जिसे हम क्या कहेंगे संयुक्त रूप से एंट्री वेंट्रिकुलर वाल्व। एंड जो आपका दाहिने अलिंद और से दाएं निलय की तरफ जाने के लिए वाल्व लगा होता है वो कैसा वाल्व होता है, वो त्रिकपटीय वाल्व होता है, यानी उसमें 3 कपाट होते हैं, इसीलिए उसे ट्राइकस्पिड वाल्व भी कहा जाता है, जो कि कहाँ उपस्थित होता है, यहाँ उपस्थित होता है, यहाँ। एंड इसके बाद जो बाईं साइड होता है, बाईं साइड से रक्त जाने के लिए बाएं निलय में, उसे क्या कहेंगे, बाईकस्पिड। बाएं साइड है इसी, और उसमें क्या होता है, 2 कपाट होते हैं, इसीलिए उसे बाईकस्पिड कहा जाता है। एंड एक चीज और है कि बायां अलिंद और दायां अलिंद किससे अलग होता है, एक दूसरे से किससे अलग होता है, तो जिससे वो अलग होता है वो दीवार क्या कहलाती है, सेप्टम। एंड इसी प्रकार से आपका बायां निलय और बायां निलय और दायां निलय जिससे अलग होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, सेप्टम। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सेप्टम किसे कहा जाता है। एंड इसके बाद आपकी महाधमनी, महाशिरा। एंड एक चीज और है गाइस, जो भी पार्ट आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है इसमें आपका अशुद्ध रक्त है। यानी कि अशुद्ध रक्त का मतलब ये हुआ कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सहित ये रक्त है, और जो पार्ट आपको रेड दिख रहा है उसमें क्या है, शुद्ध रक्त आपका परिवहन हो रहा है। और ये जो महाधमनी है इसका वर्क है, यहाँ यहीं से महाधमनी से ही पतली पतली धमनियां निकली होती हैं, जो कि हमारे शरीर में रक्त को पहुंचाने का काम करती हैं। और जो ये आपका पोस्टेरियर वेन कावा है, यानी जो महाशिरा है, महाशिरे से क्या होता है, शरीर से अशुद्ध रक्त को ये हृदय में लेकर आता है, जहाँ पर आपका रक्त शुद्ध होता है, और शुद्ध होने के बाद धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में रक्त फैलता है। एंड एक क्रिया होती है डायास्टोल और सिस्टोल। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। डायास्टोल जो होता है उसकी हिंदी होती है अनुशिथिलन। एंड इसके बाद जो आपका सिस्टोल होता है उसकी हिंदी होती है प्रकुंचन। तो सबसे पहली जो क्रिया होती है वो आपकी प्रकुंचन होती है, यानी सिस्टोल होती है। और इसमें क्या होता है कि निलय जो होता है आपका
वो सिकुड़ जाता है और उसमें जो भरा हुआ रुधिर होता है वो कहाँ चला जाता है, वो आपका चला जाता है यहाँ ऊपर इसमें एरोटा में, यानी कि महाधमनी में। एंड इसके बाद जो आपका अनुशीतलन होता है डायस्टोल, डायस्टोल में क्या होता है, इसमें इसकी प्रक्रिया होती है कि इसमें निलय जो है आपका ये फैल जाता है, ये फूल जाता है, निलय फैल जाता है और इसमें अलिंद से रुधिर आपका निलय में चला आता है। तो इस प्रकार से ये दोनों क्रिया मिलकर ही धड़कन का निर्माण करती हैं, जो कि आप आगे क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस थी। एंड इसके बाद आप देखेंगे कि शरीर में आपके किस जगह पर आपका हृदय किस तरीके से व्यवस्थित होता है। ये है आपका जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया। एंड इसके बाद ये आपका हो गया फेफड़ा, और फेफड़े में कहाँ पर आपका हृदय स्थित रहता है, तो आप देख रहे हैं फेफड़े में कहाँ पर आपका हृदय स्थित है, यहाँ पर बीचों बीच में पसलियों के नीचे और हृदय के बीचों बीच फेफड़ों के बीचों बीच में आपका हृदय स्थित होता है। अच्छा, आप कहते हैं कि दिल आपका बाईं साइड होता है, तो ये ऐसा क्यों होता है, ये आप फिगर के माध्यम से अच्छे से देख रहे होंगे, क्योंकि इसका मोस्टली जो भाग है, मोस्टली जो झुकाव है वो किधर है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं कि आपका हृदय दाहिनी बाईं साइड स्थित है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये आपके फेफड़ों के, आपके शरीर के एकदम बीचों बीच में स्थित होता है। तो यहाँ पर आपको संरचना भी समझ में आ गया। अच्छा, ये ऐसे खाली आपका हृदय ऐसे ही नहीं स्थित रहता, इसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है, हृदय के चारों तरफ एक झिल्ली होती है और एक थैले में होता है ये, और उस थैले में, उस झिल्ली में, उसके अंदर में एक पेरिकार्डियल द्रव होता है और उस झिल्ली का नाम होता है पेरिकार्डियम, और जो उसमें द्रव होता है वो पेरिकार्डियल द्रव के नाम से जाना जाता है। एंड इस द्रव का काम क्या होता है, जो इसमें लिक्विड होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि जो बाहरी आघात है, जैसे चोट लग जाए, ऐसी कोई समस्या हो जाए, तो उससे वो हृदय को बचा के रखता है, क्योंकि आपका जो हृदय है वो बहुत ही ज़्यादा आपके शरीर का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और दूसरी चीज़ तो वो बहुत कमज़ोर भी होता है। तो इसीलिए इसके चारों तरफ क्या होता है, एक पेरिकार्डियल झिल्ली होती है एंड उसके अंदर पेरिकार्डियल द्रव। अब आप देखेंगे हृदय से रिलेटेड क्वेश्चन कि किस प्रकार से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हृदय का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हृदय का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्कों के हृदय का वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम वयस्कों के हृदय का वजन होता है। जो भी वयस्क पर्सन होते हैं उनके हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के हृदय का वजन कितना होता है, तो 20 से 25 ग्राम शिशु के हृदय का वजन होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात होते हैं, उनका हृदय का वजन कितना होता है, 20 से 25 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष के हृदय का वजन कितना होता है। पुरुष के हृदय के वजन के बारे में पूछा जा रहा है, तो 280 से 340 ग्राम, और कहीं कहीं आपको यही मिलेगा 300 से 350 ग्राम। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये भी डाटा सही है आपका, 280 से 340 ग्राम, ये भी बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट है, महिला के हृदय का वजन कितना होता है, तो 230 से 280 ग्राम महिला के हृदय का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की संरचना किस प्रकार की होती है, तो ये शंक्वाकार की होती है। हृदय की संरचना किस प्रकार होती है, शंक्वाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिकार्डियल द्रव कहाँ पाया जाता है। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि पेरिकार्डियल द्रव कहाँ पाया जाता है, पेरिकार्डियम में। और पेरिकार्डियम क्या है, ये एक प्रकार का थैला है जिसमें हृदय आपका स्थित रहता है, और जो पेरिकार्डियल द्रव होता है वो बाहरी आघात, चोट, इन सबसे आपके हृदय की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों का हृदय कितने कोष्ठकों में बटा होता है। तो सबसे पहले हमने यही देखा है कि मनुष्यों का हृदय कितने कोष्ठकों में बटा होता है, 4 कोष्ठकों में। तो चारों कोष्ठकों का नाम क्या है, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दायां और बायां अलिंद एवं निलय किसके द्वारा अलग होता है, तो ये किसके द्वारा अलग होता है, सेप्टम के द्वारा अलग होता है। दायां और बायां अलिंद और दायां और बायां निलय किसके द्वारा अलग होता है, सेप्टम के द्वारा। हमने देखिए आपको फिगर में बताया था कि सेप्टम के द्वारा दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दाएं अलिंद और बायां अलिंद, या फिर दायां निलय और बायां निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं अलिंद से दाएं निलय में रक्त किस प्रकार पहुंचता है, तो ये किस प्रकार पहुंचता है, त्रिदलीय कपाट के द्वारा या फिर ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाएं अलिंद से बाएं निलय में रक्त किस प्रकार पहुंचता है? तो ये द्विदलीय कपाट के द्वारा, बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर का परिसंचरण कैसे होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? हृदय की पंपिंग क्रिया के द्वारा आपके शरीर के विभिन्न भागों में रक्त का परिसंचरण होता है या फिर रुधिर का परिसंचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिया के द्वारा निलय में भरा रुधिर महाधमनियों में पहुंचता है? तो ये किसके द्वारा पहुंचता है? सिस्टोल के द्वारा, जिसे हिंदी में आप कहेंगे प्रकुंचन के द्वारा जो आपके निलय में भरा रुधिर होता है वो महाधमनी में पहुंचता है, जिससे महाधमनी से छोटी छोटी जो धमनियां, पतली पतली धमनियां होती हैं, वो आपके शरीर में उस रक्त को पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिया के द्वारा अलिंद में भरा रुधिर निलय में पहुंचता है? तो किस क्रिया के द्वारा? अनुशीतलन यानी कि डायस्टोल के द्वारा जो अलिंद में भरा रुधिर होता है वो निलय में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन कैसे बनती है? तो हृदय की धड़कन एक प्रकुंचन और एक अनुशीतलन से हृदय की धड़कन बनती है। और हृदय की धड़कन से जो आवाज आती है वो किस तरीके से आवाज आती है? तो उसका नाम है लव डब। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये कितनी बार धड़कता है? 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। आप अपने हृदय की काउंटिंग कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही है कि नहीं सही है। एंड नेक्स्ट है, एक धड़कन में हृदय लगभग कितना रुधिर पंप करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 70 mm आपका हृदय लगभग इतना रुधिर पंप करता है यानी शुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा मापी जाती है। और अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन की ग्राफीय रिकॉर्डिंग किसके द्वारा की जाती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ईसीजी के द्वारा हृदय की धड़कन की ग्राफीय रिकॉर्डिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये पेस मेकर के द्वारा नियंत्रित की जाती है। एंड अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना रुधिर पंप करता है? तो ये 1 मिनट में ये लगभग 5 लीटर रुधिर पंप करता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हमारे शरीर में किस हार्मोन के द्वारा हृदय की धड़कन नियंत्रित रहती है? हमारे शरीर में किस हार्मोन के द्वारा हृदय की धड़कन नियंत्रित रहती है? यानी जो हमारी हृदय की धड़कन है, सिस्टोल डायस्टोल, ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है? क्योंकि इस पे किसी न किसी का रोक होगा, किसी न किसी के कंट्रोल में ही होगा। तो किसके कंट्रोल में है? थायरॉक्सिन हार्मोन एंड एड्रीनलिन हार्मोन के द्वारा ये नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये किसके द्वारा? इसमें है देखिए हार्मोन के द्वारा। एंड ये है कि किस बॉडी पार्ट के द्वारा? तो ये किसके द्वारा? मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगेटा से या फिर मेडुला ऑब्लंगाटा से, जो कि इसके द्वारा भी नहीं होता है। इसके अंदर भी एक पार्ट होता है जिसके द्वारा पूरी तरीके से ये नियंत्रित किया जाता है, लेकिन आप मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगेटा अगर टिक करेंगे तो ये सही रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षार का हमारे हृदय में क्या प्रभाव होता है? तो ये अम्ल हमारे गति को, हृदय की गति को बढ़ा देता है और क्षार जो होता है वो कम कर देता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन पहुंचाता है? तो हृदय के विभिन्न अंगों तक कौन पहुंचाता है? धमनी। एंड शरीर से देखिए, रुधिर को शरीर के अंगों से हृदय तक कौन पहुंचाता है? तो ये सिरा पहुंचाता है। हृदय से शरीर तक धमनी पहुंचाता है एंड शरीर से हृदय तक सिरा। जब आपका पहले शरीर हो जाएगा, शरीर से हृदय तो सिरा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पल्मोनरी धमनी और सभी धमनियों से क्यों अलग है? जो आपकी सभी धमनियां हैं उससे आपकी पल्मोनरी धमनी क्यों अलग है? तो देखिए, आपके पल्मोनरी धमनी होती है एंड पल्मोनरी सिरा होता है, और इन दोनों का कार्य बिल्कुल अपने जो वर्ग से बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि जिस समुदाय के हैं, जिस जाति के हैं, उनसे अलग। जैसे सिरा उसका नाम है, तो सिरा में जो भी काम होता है उससे वो हट के काम करता है, इसीलिए उसे पल्मोनरी सिरा या फुफ्फुस सिरा, एंड जो धमनी होती है उसे फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी कहते हैं। एंड देखिए, इसमें लिखा है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रुधिर बहता है। देखिए, धमनियों का आपका काम क्या रहता है? शुद्ध रुधिर को शरीर तक पहुंचाना, जो कि ऑक्सीजन युक्त होती है। लेकिन जो पल्मोनरी धमनी होती है वो क्या करती है? अशुद्ध रक्त, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, उस रक्त को
ले जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर दाब से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रुधिर दाब कहते हैं। जब हृदय सिकुड़ता है, संकुचन करता है, उस क्रिया को क्या कहेंगे हम? डायास्टोल। तो उसके द्वारा ही धमनियों पर जो दाब पड़ता है उससे ही हम क्या कहते हैं? रुधिर दाब। एंड अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में रुधिर दाब कितना होता है? तो 120/80। एंड नेक्स्ट है रुधिर दाब किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा आपका रुधिर दाब मापा जाता है। बहुत ही ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति का रुधिर दाब 150/90 है तो वह व्यक्ति किस बीमारी से पीड़ित है? तो वो किस बीमारी से पीड़ित है? उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन से पीड़ित है। और इसमें क्या होता है? रक्त वाहिनियां जो होती हैं वो फटने लगती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा भी गया है रक्त वाहिनियां कब फटने लगती हैं? तो उच्च रक्तचाप में, हाइपरटेंशन में रक्त वाहिनियां फटने लगती हैं, जिसके कारण आप कहते हैं किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है जब उसका रक्तचाप बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि जब रक्तचाप बढ़ जाता है तो रक्त वाहिनियां फट जाती हैं, जिसके कारण किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस क्रिया के द्वारा नीले में भरा रुधिर महाधमनियों में पहुंचता है? तो ये प्रकुंचन के द्वारा महाधमनियों में पहुंचता है। इसके बाद क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति का रुधिर दाब 100 से 150 है, 100/150 है तो वह व्यक्ति किस बीमारी से पीड़ित है? तो वो है निम्न रक्तचाप से पीड़ित यानी कि हाइपोटेंशन से पीड़ित है। और निम्न रक्तचाप में क्या होता है? इसमें आपका जो रुधिर होता है वो सही तरीके से जो निम्न रक्तचाप होता है यानी कि हाइपोटेंशन होता है, उसमें क्या होता है कि जो आपका धमनी होती है वो फैल जाता है, धमनी जैसे फूल जाती है पूरी तरीके से, उसमें जो रक्त होता है, रुधिर होता है, उसकी कमी हो जाती है। इसके कारण जो रक्त का दाब होता है वो कम हो जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? निम्न रक्तचाप। एंड इसके बाद क्वेश्चन है रुधिर दाब का पता किसने लगाया है? तो एस हेल्स ने रुधिर दाब का पता लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जीव में सबसे पहले रुधिर दाब को मापा गया है? तो किस जीव में मापा गया? घोड़े में मापा गया है। और इसके बाद है हृदय के किस भाग में 9 चंद्राकार कपाट लगा होता है? तो ये सिराओं में 9 चंद्राकार कपाट लगा होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसीलिए बहुत ही अच्छे से इसे आप देखते चलिएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सिराएं नीली रंग की क्यों प्रतीत होती हैं? देखिए जब आप अपने शरीर में अपनी स्किन के ऊपर से देखते हैं तो ये जो दिखती हैं धमनियां, ये जो दिखती हैं ये सिरा होती है, धमनियां आपके अंदर होती हैं वो नहीं दिखती हैं। और ये सिरा किस कलर का दिखता है? ये हल्का नीला कलर का दिखता है। तो किस लिए नीला दिखता है? त्वचा में उपस्थित वर्णक के कारण, जो कि मेलानिन होती है आपके त्वचा में उपस्थित कलर, इसके कारण ही आपकी धमनियां क्या होती हैं? क्योंकि उसके अंदर गाढ़ा लाल रंग का रक्त प्रवाहित होता है, जिसके कारण वो नीला दिखती हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है धमनी एवं सिरा आपस में किसके द्वारा जुड़ती हैं? तो ये रुधिर केशिकाओं के द्वारा जुड़ती हैं। रुधिर केशिकाएं जो कि बहुत पतली पतली केशिका होती है उसके द्वारा आपस में जुड़ती हैं। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है किस रुधिर वाहिका यानी जो वेसल्स होती हैं उसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं? तो धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपका 40 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आज साल का लास्ट दिन है एंड आने वाले साल के लिए आप सभी को नववर्ष मंगलमय हो। एंड हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सभी बहुत अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट करिए एंड पढ़ते रहिए।